ये कोविड वाला जो टेस्ट नीट 2020 का था, उसमें मैंने फिज़िक्स का टेस्ट दिया है, ठीक है, और 34 सही है, 2 गलत है और 9 अटेम्प्ट नहीं हुआ। और टाइमिंग लगा मेरे को 60 मिनट के अराउंड ही टाइम लगा मेरे को। मेरा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड AC सोर्स। की को क्लोज किया। आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड को इंसर्ट किया। The glow of the light bulb decreases. Why? Hint: the brightness of bulb depend on the current in the circuit. हाँ, इतना तो मैं भी सोच पाई थी, लेकिन अब फिर मैं सोची कि करेंट ठीक है, लेकिन करेंट निकालेंगे कैसे, ऐसे वैसे सोचने लगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो करेंट कैसे निकालेंगे? पहले इम्पीडेंस क्या है, L है और R है ना। लाइट देखो, बल्ब है तो उसमें क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और इंडक्टर है तो इंडक्टर में क्या, इंडक्टर में तो एक्सेल इंडक्टिव रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है एक्सेल, ठीक है। तो जेड निकल जाएगा इम्पीडेंस दोनों का। अब क्या है, फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द करेंट ऑन the impedance as we insert iron rod into the inductor. एक्सेल increases. एक्सेल क्यों इंक्रीज करेगा? एक्सेल मतलब एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल होता है ना। तो कैसे बढ़ रहा है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग को आ रहा होगा तो, मुझे तो नहीं आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। इनटू इंडक्टर एक्सेल इंक्रीजेज एज एक्सेल इंक्रीजेज जेड ऑल्सो इंक्रीज। फिर जेड इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो जो बल्ब है वो उसका, हाँ, जो ग्लो मतलब जो लाइटनिंग है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, कम ग्लो करेगा। लेकिन बस मेरे को ये समझ नहीं आया कि इन आयरन रॉड को डालने से एक्सेल कैसे इंक्रीज होगा। एक्सेल तो रेजिस्टेंट है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्या करेगा, जैसे हम लोग आयरन रॉड को डालेंगे तो वो अपोज करने के लिए रेजिस्ट करेगा, ऐसा कुछ, पता नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो पर्सन सेटिंग ऑन, ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं बना। क्या आंसर आया है? 14.5। कैसे ये लगाई? यू दिया कहाँ है? यू तो ड्रॉप, मेरे को लगा कि यू ड्रॉप कर रहा है। पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर है ना। 1.5 मीटर हाइट है, बॉल का ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, क्रॉसेस द विंडो है इन 0. और जो हाइट दिया है वो किसका दिया है? बिल्डिंग का हाइट है। मेरे को ऐसा लगा कि हाइट जो है वो विंडो से है, पता नहीं कैसे लगा रहे हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल निकालना है ना, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो विंडो के। सेकेंड इक्वेशन से एस पता है, टी पता है, तो ए निकलेगा। क्यों निकलेगा? ये तो जी ए क्यों वर्टिकल, मतलब इसमें तो ए इक्वल टू जी होगा ना।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो मतलब, तो इसमें क्या निकलेगा, यू निकलेगा। ओह, इसका क्या मतलब है? ओके ओके, ये पूरा पूरा हाइट है इतना, यू निकालना है, यू ही मान के चला है। ओके, माइनस जी क्यों नहीं लिया? क्योंकि बॉल भी नीचे है। अच्छा ठीक है, बॉल भी नीचे है और जी भी नीचे लग रहा है, तो जी में माइनस लगेगा तो यू में भी माइनस लगेगा। मतलब सेम डायरेक्शन है तो हाँ, अगर नीचे जा रहा है तो सेम डायरेक्शन हो गया ना जी के, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। और अगर जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो उसमें नेगेटिव लेते हैं। तो ओके, तो ऐसे निकाला और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं थर्ड वाला फॉर्मूला लगा रही थी तो फिर पता नहीं, फिर मैं फर्स्ट भी लगा रही थी। मैं क्या कर रही थी? ये तो मेरे से मतलब बना ही नहीं, मेरे से इतना दिक्कत हो गया इसमें। ये तो स्ट्रिंग का मेरे को पता V/4L होता है कि 2L, मैं तो इसी में कंफ्यूज हो गई यार कि V/4L होता है ना, कि क्योंकि पहले का स्ट्रिंग का लेंथ दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर दूसरे का लेंथ पूछ रहा है जबकि फ्रीक्वेंसी इतना है ना। और एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के तो स्ट्रिंग में मैं भूलती हूँ इसको, मैं कैसे याद रखूँ? कोई तो बता दे इसको कैसे याद रखूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 = V/2L, ठीक है। बी क्या, L की जगह 0.9 रखा। वहाँ से V का वैल्यू आया, उस V के वैल्यू को यहाँ डाला। मेरा 67 के आसपास आ रहा था, पता नहीं क्या क्या की थी। इक्वल करना नहीं रहता क्या दोनों को यार? इक्वल नहीं कर सकते क्या? आई थिंक सो कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो है। वेट ना, 1V/2L = 120 है ना। L अलग है, V है, ओके। और यहाँ पे सेकेंड केस में V/2L है, L निकालना है, = 180 है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और क्या, दोनों को डिवाइड करेंगे तो V भी कट जाएगा। और फर्स्ट केस में L का वैल्यू 0.9 ले लेते हैं, तो 1.8 आ जाएगा। मतलब छोड़ो ना, 1/1.8 = 120 डिवाइडेड बाई 1/2L = 1/80 है ना, यही। तो 120/180 कर देते हैं, तो 4 × 12 हो जाएगा। और नहीं, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 आएगा उधर। अब 18 × 2 = 36 होता है, 3.6 = 6L। तो L की वैल्यू 36 / 6, मतलब कि 3.6 / 6। अरे यार, इसमें L किस में आएगा? इसमें तो मीटर में ही आएगा ना, L मीटर में आ रहा है, तो L को सेंटीमीटर में ही रहने देते, 90 ही लिख लेते तो क्या ही चला जाता। 90 लिखो इसको, 90 लिखेंगे तो 180 आएगा। 180 × 2 36, 360 आएगा। अब 360 × 6, 6 × 6 = 36, 60 आएगा। इक्वल करना, इससे अच्छा रहेगा। टाइम लग गया मेरे को, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। मेरे को तो इसमें यार, मैं ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और मेरे से ना आ ही नहीं रहा था। मैं Q1 Q2 / R कर रही थी
वही किया है ना। आर क्यों कर रही थी, इसमें आर स्क्वायर क्यों है? अच्छा फोर्स लग रहा है, तो मैं एनर्जी क्यों कर रही थी मैं? द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स इक्वल टू, ओके। मैं क्या पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं तो क्या कर रही थी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा रही थी। भगवान यार, मेरे को पता नहीं ऐसे इसीलिए मिस्टेक होते हैं पेपर में, मतलब दिमाग कहाँ एक्सेलरेशन निकालने बोल रहे हैं और मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला क्यों लगा रही थी। ओहो ठीक है, इसमें आ जाएगा, बस फॉर्मूला में रखना है वैल्यू। ओके, टू सॉलिड कंडक्टर में सेम एरिया है ना, सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ है, सेम रेजिस्टेंट है, तो A1 और A2, तो R इक्वल टू रो एल। अरे कम, ओहो अभी मेरे को याद आ रहा है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आया था। रो एल बाई ए, मतलब रो सेम है, एल सेम है, आर भी सेम है, तो ए सेम रहेगा, 1 आएगा। ओह माय गॉड, मैं ना पता नहीं मेरा क्या हो गया था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ओहो, मटेरियल से मेरे को रो समझना था यार, एल सेम है, एरिया दिया है, रेजिस्टेंट दिया है, तो यही तो फॉर्मूला है एक। मेरे से ऐसा सिलेबस मतलब ऐसे होगा मेरा तो क्या होगा। और मेरे से भी नहीं बन रहा था, पता नहीं कैसे। हाफ लाइफ दिया है, ठीक है, अल्फ़ा डीके का हाफ लाइफ, अल्फ़ा डीके का हाफ लाइफ, और निकालना है एक्टिविटी, और सैंपल का दिया है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और सैंपल भी दिया है। और पता नहीं, एक्टिविटी में सिर्फ एक ही फार्मूला आता है, आर इक्वल टू लैम्डा एन। मैं प्रैक्टिस नहीं की हूँ इस चीज़ का, क्वेश्चन में मेरे को क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है, टाइमर के साथ मस्ट है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एक्टिविटी ऑफ सैंपल is directly proportional to the number of nuclei in the sample. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या, लैम्डा सेम जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ लिख सकते हैं ना, वही है यहाँ पे। ठीक है, तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी दिया हुआ है। तो ये कितना इजी था, ओह माय गॉड। इजी चीज़ ही प्रैक्टिस करके जाना पेपर में, इजी चीज़ ही प्रैक्टिस करके जाना, एकदम सिंपल चीज़, एकदम हाई फाई वाले पे मत भागना, ठीक है। अब ये भी नहीं बना मेरे से, मैं हाफ ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर कर रही थी, लेकिन मेरे से आ नहीं रहा था, मैं फॉर्मूला सेम लगाई, पता नहीं क्यों नहीं आया। हाफ रखी, ये भी रखी, एल की जगह, एल कितना दिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर है मैं स्क्वायर नहीं कर रही थी, एक मिनट, ओमेगा की जगह तो मैं 1 ये तो रख रही थी ना, 120 पाई बाई 180 इंटू 60 डिवाइड पर मिनट, क्योंकि दिया है पर मिनट दिया है तो 60। मैं पाई बाई 180 क्यों कर रही थी, पाई बाई 180 कब करते हैं, वो तो वाला हो गया यार, डिग्री से। अरे यार ये मेरे क्या हो गया है, इतना छोटा मिस्टेक भाई। जब आरपीएम दिया है उसको चेंज करना है तो 2 पाई से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 2 पाई एफ होता है ना फॉर्मूला में, तो ये जो आरपीएम दिया है ना, आरपीएम वो फ्रीक्वेंसी है, तो एफ़ की जगह पुट करेंगे ना, तो इसीलिए 2 पाई इंटू एफ़ की जगह में क्या है 120 दिया हुआ है, और अगर पर मिनट दिया है इसीलिए डिवाइडेड बाई 60 करते हैं।
मैं ये मिस्टेक की यहाँ पे। और एल तो एक है, उसको सही कर रही थी, एल एल सही कर रही थी मैं, वहाँ नहीं गलती की, मैं यहाँ गलती की चेंज करने में आरपीएम को। मेरा क्या होगा? कितना इजी था ये भी, सच में कोविड वाला भी इजी क्वेश्चन था यार। अब इसमें मैं क्या कर रही थी, मैं इसमें ना फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा था। बाई कॉन्वेक्स दिया है, देन द मैं क्या फार्मूला लगा रही थी, F इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2μ-1, पता नहीं क्यों लगा रही थी, क्योंकि ऐसा टाइप का मैं पढ़ी थी तो मैं भूल गई। क्या बात है, एकदम सही फार्मूला। लेकिन मैं क्या की पता है, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 नहीं लगाई मैं, 2μ-1 की। ओहो, इसीलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। मतलब अब मेरे को एक फार्मूला तो एटलीस्ट याद हो गया रे ऑप्टिक्स का, कि बाई कॉन्वेक्स। देख कितना इजी है, सब कुछ पढ़ा वाला है। बस यहाँ पे क्या किया, कभी पावर की जगह पे एफ की जगह पावर वाला वो उसको पुट करेगा और क्या करेगा, तो इजी है सब कुछ। बैरों में नहीं बना मेरे से, नहीं बना मेरे से, जबकि ये बहुत इजी है। मैं ρGH लगा। अच्छा एक मिनट, मैं समझ नहीं पाई ये क्वेश्चन कि कैसे करना है। मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब ये वाला जो चैप्टर है उस क्वेश्चन। अब इसको मैं देखती हूँ एक बार क्वेश्चन। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड, ठीक है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, height of liquid column when a mercury barometer read 76 centimeter। ओके, मतलब कि मर्क्यूरी का अलग है, ठीक है, और बैरोमीटर का अलग है, तो दोनों को इक्वल करना है। क्यों लेकिन? दिस प्रेशर इन द बैरोमीटर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड। इक्वेट द प्रेशर इन द, ओके ओके, वो जो सेम लेवल का कुछ रहता है ना, सेम लेवल पे प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं, सेम लेवल पे प्रेशर भी सेम होता है, ऐसा वाला। इसीलिए यहाँ पे ρGH को क्या किया, इक्वेट किया। तो ρGH को करेंगे तो मर्क्यूरी वाला साइड अलग और लिक्विड वाला साइड अलग। तो मर्क्यूरी का रो है, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच ऑफ मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच ऑफ लिक्विड, है ना। तो जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, और रो दिया हुआ है सबका, है ना, और एच ऑफ लिक्विड निकालना है। तो रो ऑफ एच जी कितना दिया हुआ है, 13600 kg में दिया हुआ है ना, 76 kg में दिया हुआ भी, है ना। उसका रो लिक्विड का इक्वल टू एच ऑफ हाइट आ जाएगा, मतलब एच ऑफ लिक्विड आ जाएगा इंटू 76 सेंटीमीटर। तो 76 को काट देंगे और सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो ये 100 और 136 का 00 कट जाएगा, 76 का 76 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 13.6 मीटर आएगा। कितना इजी था ये। हाँ ये तो बहुत इजी था सच में। मेरे से इसमें क्या गलत हुआ, मैं इसमें फार्मूला भूल गई थी। मैं फार्मूला ये लगा रही थी कि ना पहले सी का तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मेरे को पता था, ठीक है। फिर सी डैश जो डाले हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए बीच में, तो उसका फार्मूला लगा रही थी डी डिवाइडेड बाई, लगा रही थी टी माइनस के, ऐसा कुछ लगा रही थी मैं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। नहीं, डी बाई के माइनस टी बाई के, ऐसा कुछ लगा रही थी मैं। हे भगवान, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया इसमें। जो सी ऑफ मतलब कि कैपेसिटेंस आएगा जो डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी माइनस
डी माइनस टी, ठीक है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है माइनस जो थिकनेस हम लोग जितने थिकनेस में डाले हैं वो, प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाई के, ठीक है। मेरे को ये बिल्कुल भी याद नहीं होता है, बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई जो टोटल डिस्टेंस है माइनस थिकनेस प्लस थिकनेस डिवाइडेड बाई के, है ना। तो थिकनेस वाला टर्म भी आ गया, के वाला टर्म भी आ गया और डी वाला भी आ गया, सब कुछ टर्म आ गया ना। तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो आ जाएगा अब इसमें क्या की थी मैं, इसमें एक गलती ये की थी मैं कि इसमें परसेंटेज रिलेटिव एरर बोला है ना, ये सब दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला पहला वाला मीन वैल्यू तो निकाला, ठीक है, इतना आया। फिर इसको मीन वैल्यू को सबसे घटाया भी, ठीक है। 1.25 को 1.25 से, फिर 1.24 से सबसे घटाया भी, ठीक है। फिर डिवाइड भी किया। फिर परसेंटेज एरर में मैंने क्या किया, रिलेटिव बोला है ना, तो लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में इंटू 100 कर दिया, 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। उसका ऑप्शन भी है 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करेंगे तो 2% आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये जानबूझ के ये 2% को पहले ऑप्शन पे दिया हुआ था ताकि बच्चे यहाँ पे गलती करें कि रिलेटिव वाले पे जो मीन आया है ना 0.1 डिवाइड बाई 5, उसके रिलेटिव में जो हम लोग निकाले हैं मीन वैल्यू ऑब्जर्वेशन वाला 1.25, उसको डिवाइड करना है, फिर इंटू 100 करना है। ये बच्चा भूल जाए, वो जानता था एग्जामिनर। मैं यही गलती की, 15% लोग यही गलती किया हुआ है, और 17% लोग तो पॉइंट में कहाँ पता नहीं क्या मिस्टेक कर दिया, और 18% लोग पता नहीं क्या किए थे, ये इतना गलत। तो ये हो गया। अब देखते हैं जल्दी से कि जो सही हुआ है उसका देख लेते हैं। तो RMI-VUV अल्फ़ा गामा सी होता है ना, तो लेमडा के RMI राइट टू लेफ़्ट ऐसे याद रखना। RMI राइट टू लेफ़्ट लिख, मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है इसके लिए, है ना। तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ भी आया है और हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है, तो सबसे कम वही होगा। और विबग्योर में तो सबसे कम वॉयलेट का ही होता है, ठीक है, विजिबल रीजन में। और ये है, इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। देखो मैं यहाँ पे RPM को सही चेंज की थी, पता है, RPM को 2π डिवाइडेड बाई 60 यहाँ पे सही चेंज की। पता नहीं मैं वहाँ जाके क्यों कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे एकदम सही चेंज की थी मैं। और ये सेम फार्मूला लगाई थी, फर्स्ट इक्वेशन एकदम सही की थी। और ये RPM को भी सही की थी मैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि PM दिया है तो 2πf होता है ओमेगा इक्वल टू। और ये जो RPM है वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। गामा रेडिएशन में कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि ना मास चेंज होता है ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, तो सेम हो जाएगा सेकेंड। और इसको चेंज करने के लिए देखो, एक हम लोग को पता है 1 डिग्री इक्वल टू π/180 होता है। मैं π/180 RPM वाले में π/180 कर रही थी, पता नहीं कहाँ से कर रही थी यार, ठीक है। तो एंगल ऑफ 1 डिग्री एंगल इन रेडियन इज़ नियरली इक्वल टू, तो 1 मिनट में पूछ रहा है, तो 1 डिग्री का π/180 होता है, ठीक है। और मैं ऐसी की थी तो मेरा आ गया था, हाँ ऐसी देखो 60 1 डिग्री का लिख लो, 1 डिग्री इक्वल टू π/180, ठीक है। 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री में कितना 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट इक्वल टू π/180 लिखो अब, ठीक है, यूनिटरी मेथड। अब 60 मिनट को 1 मिनट में करना है तो π/180 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1/60, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। इजी है ये, एकदम इजी था। और ये इसमें तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ही करना है, बहुत इजी था, ठीक है, आराम से आ जाएगा एकदम।
और ये वाला तो इक्वेटोरियल पे माइनस माइनस साइन मत भूलना बस, और नीचे में आर क्यूब मत भूलना, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता तब आर स्क्वायर आता और सेम साइन का वही रहता। 55% सिर्फ, इतने लोग कंफ्यूज हो गए जबकि इतना इजी था। अब ये वाला तो यार ये मैंने देखा था, ठीक है। स्फीरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट मेजर प्रेसाइज, ये वाला ना यूनिट एंड उसमें सिर्फ स्फीरोमीटर नाम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिया हुआ है स्फीरोमीटर करके एक जगह, बाकी और कुछ भी नहीं दिया है उसके बारे में, ठीक है। तो तुक्का मारे हैं कि लोग, बहुत लोग तो छोड़े होंगे इसको। ये वाला तो देख लिए थे अपन, है ना। और द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट दोनों पे टेम्परेचर पे, सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसमें फॉरवर्ड बैच देखना है तो पी वाला साइड पॉजिटिव और एन वाला नेगेटिव टर्मिनल से होना चाहिए, सिर्फ फोर्थ में ऐसा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की ही बात नहीं है, पॉजिटिव मतलब पी वाला ज़्यादा होना चाहिए और क्या बोलते हैं एन वाला कम होना चाहिए। सेकंड केस में देखोगे तो पी वाला कम है, एन वाला ज़्यादा है, इसीलिए सेकंड केस नहीं हुआ, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली निकालना है यार, वी बाई आर करके, सब सेम ही साइड, बैटरी भी सेम, देखो 2 और 4 वोल्ट का भी सेम साइड ही वो कर रहा है बैटरी, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, सेम साइड ही फ्लो करा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 4 और 2 6 हो गया, 6/6 1 आ गया। और अगर अपोजिट कराता ना तो 2/6 आता, ठीक है। I = 2/V/R में 6 आता। और 2 कोहेरेंट वाला देखो फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। कोहेरेंट जब भी बोले फेज डिफरेंस नहीं होता है। टोटल एनर्जी वाला तो डायरेक्ट इतना इजी फॉर्मूला बस पूछ लिया यार। इसमें पूछा है कि पीरियोडिक मोशन में देखो ये जो इसमें इसका मतलब टाइम पीरियड निकालना चाहिए, है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इसका वो है। तो टू रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन एंड फंक्शन शुड हैव अ पीरियोडिक नेचर, फाइंड द करेक्ट फंक्शन। अच्छा, मतलब स्टेप हिंट ऐसा करना है और फिर सर ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन पढ़े हो गए आप लोग तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो इजी चीज़ ही पूछा है, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ फार्मूला लगाना है, ठीक है। √12.27 / √V लगाना है और एंगस्ट्रॉम में होता है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। और इसमें ना देखो 144 जानबूझ के दिया है ताकि ना आसानी से कट जाए ये वाला चीज़। देखो 144 दिया है ताकि आसानी से रूट इससे बाहर आ जाए और कट जाए, ठीक है। और ये तो मीन फ्री पाथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी याद रखना, लैम्डा = 1/√2π/√2πd² होता है, ठीक है। और इसमें सब चीज़ याद रखना। देखो 2021 में भी शायद आया था ना, हाँ उसमें भी आया था कि इतना इजी सा आया था, मतलब इस टॉपिक से इसी सेम फार्मूले से कितना क्वेश्चन आया था। डी क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायामीटर है, ठीक है, रेडियस नहीं है। और लैम्डा तो है मीन फ्री पाथ है। और एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये है डी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, d² मतलब डायमीटर के, देखो डायमीटर भी लिखा है, डिपेंड ऑन द डायमीटर, यही पूछा है, डायमीटर ही लिखा है, रेडियस नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में तो सेम ही आएगा वैसे, पर फिर भी डायमीटर होता है, याद रखना। मतलब फार्मूले में कौन चीज़ क्या है ये भी याद रखना, और फार्मूला को ना लिख लिख के याद करना फार्मूला, और इजी चीज़ ही प्रैक्टिस करना लास्ट टाइम में, ठीक है। एकदम हाई फाई कुछ भी चीज़ मत करना, फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान देना कि फार्मूला में क्या चीज़ है, कौन सा चीज़, बस कन्वर्ट करने आना चाहिए, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें। तो 1/√2πd²n होता है, ठीक है। अब ये वाले में क्या करना है, ये वाले में ना देखो
कलेक्टर का करंट पूछा है, कलेक्टर का वोल्टेज भी दिया है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया है। तो I = V/R बस करना है। जो डेटा दिया है ना, सर्किट का भी कुछ काम नहीं है, पता है क्योंकि उसमें सब कुछ दे दिया है और सिर्फ कलेक्टर का पूछा है। आसानी से आ जाएगा एकदम। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लिए थे। इस वाले क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और kx + ω t ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। b का वो b0 sin ω t + kx है ना। तो k का फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। और v = ω/k, ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या लैम्डा पूछा है और फॉर्मूला क्या होता है 2π/λ, k = 2π/λ, ठीक है। तो लैम्डा निकालना है तो 2π/k कर देंगे और फिर एकदम आसानी से, एकदम इजी यार, इतना इजी पेपर। हमारे टेस्ट में तो इतना ज़्यादा अजीब अजीब क्वेश्चन आता है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आता है कि टाइम ही नहीं बचता है। इससे अच्छा इजी इजी क्वेश्चन करो, डिप्रेस भी मत हो, है ना। और फिर मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। इसमें ये भी देख लिए थे ना, जो नहीं बना था तो पहले ही देख लिए थे। अ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, तो डेविडसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। ये भी देख लिया था। ये वाला तो यार जहाँ से शुरू जाए, कहीं से भी, जैसे BCDE से शुरू करना है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जिधर से जा रहे हैं, करंट जहाँ पे पहले टकराया, देखो B से C में करंट पहले कहाँ टकराया होगा, लेफ़्ट साइड में, तो वो वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग को पॉजिटिव I2R2 करना है। अब जहाँ पे E में जा रहे हैं तो E में भी सबसे पहले जो टर्मिनल टकरा रहा है उसमें तो पॉजिटिव दिख ही रहे हम लोग को, तो पॉजिटिव E2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद थर्ड E3 में क्या है, नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव वाला टर्मिनल। हम लोग क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं ना, BCDA घूम रहे हैं, और इसमें पूछा भी है कि BCDEB में घूमना है, तो ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आसानी से सेकंड वाला आ जाएगा। और थर्ड वाले में देखना, अब घूम तो इधर रहे हैं लेकिन इसमें तो करंट इधर से आएगा ना, दिखाया हुआ है कि I3 ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे में ऊपर वाला जो है पहले टकराएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। और हम लोग घूम रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज में, तो हम लोग सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहे हैं। तो हम लोग जिधर जा रहे हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब जैसे भी हम लोग माने हैं ना, उसको पहले मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सही मिस्टेक हुआ ना तो फिर गलती हो जाएगा, इसलिए ये तो हर जगह काम आता है, मतलब KVL तो हर जगह काम आता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इसमें ना टेम्परेचर पूछ रहा है, तो टेम्परेचर ना लैम्डा की मतलब लैम्डा जो है वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हम लोग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, ये वाला जो वीन्स लॉ है उससे तो डायरेक्टली लैम्डा T = कांस्टेंट, तो पता ही चलता है कि लैम्डा जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर पूछ रहा है तो इन्वर्सली टू लैम्डा हो जाएगा। और विबग्योर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, लैम्डा इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये देखो अब यहाँ पे टी बताना है, तो टी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका लैम्डा सबसे कम है, लैम्डा सबसे कम TA का है ना। मतलब ब्लूइश वाले का है सबसे कम, तो ब्लूइश वाले का सबसे कम है लैम्डा, तो TA उसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर वाई वाले का होगा, वाई मतलब येलोइश वाला, तो उसमें T, फिर उसके बाद सबसे कम जो टेम्परेचर होगा वो रेड वाले का होगा, क्योंकि उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है। अब इसमें तो ग्रेटर देन 90 होगा तभी वेट करेगा, है ना। ये तो थ्योरी वाला पार्ट है। सोचो मतलब छोटा छोटा पॉइंट अगर पढ़ के जा रहा हो तो ऐसे ही आएगा यार। देखो खुद सोचो कि इन लोग ना इतना बड़ा क्वेश्चन बड़े भरकम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ने में भी टाइम लगता है, सॉल्व करने में भी, समझने में भी टाइम लगता है। तो उन लोग भी ना छोटा छोटा क्वेश्चन और इजी थोड़ा थ्योरी टाइप का भी क्वेश्चन डालेंगे ही। इसमें देखो, इसमें ना एक ट्रिक है, ये है ना कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं 5
GR पढ़ते हैं, 5 GR सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि टेंशन, उस समय टेंशन जो हम लोग को टीचर पढ़ाते हैं, है ना, जो नॉर्मली जो बुक में भी दिया रहता है वो 6 mg आता है। मतलब वेलोसिटी होता है 5 GR का, तो टेंशन आता है एक ज़्यादा, मतलब 6 mg का, है ना। और यहाँ पे अगर 7 GR का है लोवेस्ट पॉइंट पे, तो एक ज़्यादा मतलब 8 mg आ जाएगा। डायरेक्ट है भाई, यही ट्रिक होता है। डायरेक्ट मतलब कि इतना सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है, इतना बैलेंस भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता। यहाँ पे कर भी सकते हैं, लोवेस्ट पॉइंट पे बैलेंस कर दिए हैं तो आ जाएगा, ठीक है। नीचे साइड पे mg लग रहा है, नीचे साइड पे टेंशन भी लग रहा है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, टेंशन तो ऊपर साइड लगेगा, है ना, टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और ऊपर साइड पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो T - mg इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, इस वाले से निकालना है, ठीक है ना। अब 163 में देखो, इसको ये ना बहुत इजी है, पता है, मतलब क्योंकि देखो इसमें मतलब क्वेश्चन इजी बना दिया कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, या फिर F/F - u वाला फार्मूला, जिसको पता होगा, v मतलब इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट इक्वल टू F/F - u, और सब में क्या रखना है, वो रखना है साइन, विथ साइन रखना है कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, ऊपर साइड में हाइट में रखना है। तो अगर ऊपर आ रहा है, मतलब लाइन के ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, मतलब इमेज जब बनेगा तो वो नेगेटिव होगा, उतना तो पता, मतलब 1 और 3 ही होना चाहिए आंसर में, है ना, क्योंकि कॉनकेव है तो वो नीचे ही बनेगा। और देखो 1.5 डिस्टेंस है और फोकल लेंथ f है, तो 0.5 डिस्टेंस फोकल लेंथ का f हो गया। तो समझ रहे हो ना, समझ जाओगे ना, तो ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था, इसको डायरेक्टली पुट करके आंसर लाना था, बस साइन का ध्यान रखना था। ये वाला देख लिए थे। 165 में कुछ भी नहीं है यार, इसमें IC इक्वल टू क्या होता है, 1/μ होता है ना। तो 1/μ, IC इक्वल टू 1/μ, और IC का वैल्यू कितना दिया, साइन IC इक्वल टू 1/μ होता है, और IC का वैल्यू 45। तो कितना ईजी था ये। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मतलब साइन IC का वैल्यू रखेंगे तो म्यू का वैल्यू ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगा, है ना। फिर म्यू इक्वल टू हम लोग को पता है कि मतलब C इक्वल टू होता है V/μ मीडियम के लिए, मतलब V इक्वल टू होता है, सॉरी, V इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू C वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। लैम्डा के लिए भी सेम होता है, लैम्डा ऑफ मीडियम इक्वल टू लैम्डा इन, सॉरी C, एक मिनट, लैम्डा के लिए क्या होता है, मतलब लैम्डा के लिए भी ऐसा होता है ना कि डिपेंड करता है, और डिवाइडेड बाई मतलब म्यू से डिवाइड हो जाता है यार, ऐसे ही कुछ था। हाँ, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा, और क्या, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी था। और 166 तो देख लिए थे, 167 में है, इसमें से पूछा है, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी होता है रो, और नंबर डेंसिटी नहीं होता, सॉरी, मास डेंसिटी होता है। नंबर डेंसिटी कहाँ से पढ़ा है, और मोलर मास होता है, एम नॉट, तो मोलर मास समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड, अब सेकंड और थर्ड में मास डेंसिटी होता है, रो तो सबको पता है ना, मास डेंसिटी होता है, तो इसका थर्ड आ जाएगा। मतलब कितना इजी, सोचो, इतना इजी सा फॉर्मूले का सिर्फ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला है और थिन मेटालिक बोला है, शेल बोला है, शेल, ठीक है। तो अंदर में तो मैं क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन कांस्टेंट रहता है ना, पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहता है, सरफेस पे भी सेम रहता है, इनसाइड पे भी सेम रहता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे, ये बहुत बार पूछा है, ये वाला तो बहुत बार पूछा है ग्राफ को, है ना। और ये है यूनिवर्सल गेट के लिए तो NAND, ठीक है, क्योंकि इससे और एंड नॉट सब कुछ बना सकते हैं। और इसे ये क्या दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, डायरेक्टली कुछ भी नहीं। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्टेड इनटू N टाइप, N मतलब पेंटावैलेंट, ठीक है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस वाला पहले ही आ जाएगा।
वायर ऑफ लेंथ L मीटर कैरिंग अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब I एम्पियर, ठीक है, करंट है, बेंड कर दिया तो देखो, बेंड कर दिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA है ना, NIA। अब NIA में मतलब N तो यहाँ एक ही लेंगे तो IA मान के चलो। अब A की जगह पाई आर स्क्वायर और R की जगह इसमें सिर्फ लेंथ दी है तो 2πr इक्वल टू L करेंगे और R की जगह L/2π रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। एकदम ईजी यार, एकदम ईजी। ये वाला देख लिए थे, ये वाला एक वाला भी एकदम ईजी है। देखो वो भी डेप्थ का पूछ दिया, कितना अच्छा किया डेप्थ का पूछा है ना, क्योंकि इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं होता है डेप्थ वाले में। G डैश इक्वल टू G 1 - D/R है ना, तो इसमें G डैश की जगह बोल रहा है कि सरफेस मतलब सरफेस के 1/nth टाइम हो जाता है टाइम्स, ठीक है, तो G/n हो जाएगा और फिर इसको पुट करेंगे तो एकदम सेकेंड में आंसर, ठीक है। वो भी देख लिए थे। ये वाला क्या है कि 3 मास दिया हुआ है, एक बीच में है, एक इधर है, एक इधर है, तो RCM इक्वल टू M1R1 + M2R2 डिवाइड बाई M1 + M2, यही करना है। पहले वाले के लिए तो 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट है ना, मतलब डिस्टेंस 0 होगा, M तो M ही रहेगा, और दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए, और फिर कर देंगे ये, तो IJ के फॉर्म में आ जाएगा। इतना ईजी था, ये भी कितना ईजी। 4 और 8 को पहले करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 और 6 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि पैरेलल में, और फिर 4 4 8 और 8 8 16 आ जाएगा टोटल करेंगे तो। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक्सेलरेशन ही निकाल, कितना इजी, कहाँ से आया था ये क्वेश्चन भगवान। ये तो मेरे को ज़्यादा इजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 2021, पता नहीं क्यों, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालना है तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास, ठीक है। तो चलाने वाला 20 हो जाएगा 2G नीचे में, और रोकने वाला यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू एन की जगह mg रखना है, तो म्यू इंटू रखना है ना, तो चलाने वाला हो गया 20 और रोकने वाला क्या हो गया 0.05 म्यू आर mg, m 10 है और यहाँ पे किया है म्यू के इंटू एन किया है F के इक्वल टू, तो n की जगह mg रखेंगे तो आ जाएगा ये 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड बाई टोटल मास 12 10 + 2, ना ईजी। तो देखो ये 42 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। मैं सिर्फ फिज़िक्स का दी थी, ठीक है, और इसमें मेरे को टाइम लगा था टोटल 45 क्वेश्चन में मेरे को लग गया था 58 मिनट के आसपास लग गया था, और मेरे से 9 क्वेश्चन नहीं बना, 2 क्वेश्चन गलत भी हो गया, ठीक है। तो क्या करना है फिज़िक्स में ना, टाइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टाइमर लगाना है, और जैसे मान लो अभी 60 मिनट में या 70 मिनट में कोई क्वेश्चन हो रहा है ना, तो उसको क्या करो 5-5 मिनट भले घटाओ, उसको कम करो, टाइमर लगा दो कि ना 60 मिनट में ही करना है, फिर धीरे धीरे 50 मिनट में ही करना है, फिर 45 मिनट में आ जाओ, फिर 40 मिनट में आ जाओ, और देखो अपना एक्यूरेसी भी देखो कि तुम प्रेशर में तुम कितना सही करते हो। यहीं पे प्रैक्टिस करो, रूम पे, घर पे, ठीक है, तभी जाके मार्क्स इम्प्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।